पहले तो अब्राहम लोकेट थे, पहले तो हुआ करते थे अब्राहम लोकेट, और बाद में ये आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 57 वाली क्रांति के टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इन भाइयों का भी क्या इतिहास है, 3 भाई थे। जॉन लॉरेंस भारत का गवर्नर जनरल बना था। हेनरी लॉरेंस पंजाब का रेजिडेंट बनाया गया था, बाद में 57 वाली क्रांति में लड़ता हुआ शहीद हो गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी बनाया गया। कई बार किसी एक ही परिवार में प्रतिभाएं कूट कूट के भर दी जाती, वरना अपने साधारणतः देखते हैं कि एक आधा भाई बेलखना निकल ही जाता है, ये सारे के सारे इंटेलिजेंट निकल गए यार। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का नाम याद रखना। आपसे ये खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस कोई पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के टाइम राजस्थान का एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अनुभव वाला बंदा था, राजस्थान का भी खूब अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, प्रमोशन किया था इसका। पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, बाद में प्रमोशन करके कहा भाई पूरा राजस्थान संभाल यार, जब मेवाड़ संभाल लिया तो राजस्थान भी संभाल लेगा, तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वैसे जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात आई तो फिर याद आया, मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था कर्नल टोड। मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था उसको शुरू में। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मांगरोल वाला युद्ध जब होता है कोटा के राजा किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच में, तो कर्नल टोड था वो जालिम सिंह झाला की तरफ से आता है, क्योंकि उस टाइम वो वहां का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। थोड़ी सी बातें सामान्य जो बातें थी, अभी तक क्रांति शुरू नहीं हुई है, क्रांति तो करेंगे, उससे पहले की मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता रहा था कि क्या क्या बातें थी जहां से आगे शुरू किया जा सके। पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ जो मैंने बातें बताई वो इधर वापस लिखी हुई है कि 1817-18 में अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां की, आपको बात पता है। इनमें दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ, मैं नाम बताया था अभी, और मालवा के रेजिडेंट जॉन मेलकम ने मुख्य भूमिका निभाई। मैंने बताया कि मेलकम ने नीचे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वालों के साथ बातचीत की थी, बाकी के साथ बातचीत है जो आपने कौन करता है, चार्ल्स मेटकॉफ करता है। इसी का नाम ज्यादा याद रखना, इसी पे एम्फेसाइज करना। मैंने ये भी बता दिया कि इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो हुआ करता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। दिल्ली में रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद सृजित किया गया, बताया मैंने अभी आपको, रेजिडेंट फॉर राजपूताना का एक पद क्रिएट किया गया, और यह बंदा था डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी मैंने बताई दी थी ये बात आपको। अभी ऑक्टरलोनी की तो मैं और बातें बताऊंगा आपको। डेविड ऑक्टरलोनी हुआ करते थे। 1832 में अभी मैंने बताया एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का मुख्यालय अजमेर में बनाया गया, और पहले जो एजीजी थे वो मिस्टर लोकेट लिखा हुआ है, पूरा नाम था इनका अब्राहम लोकेट, याद रख लेना आप, जॉन अब्राहम वाला अब्राहम है। अब्राहम लोकेट को पहला एजीजी बनाया गया था। 1845 में कहा कि भाई साहब आबू, इधर गर्मी लगती है देखो, ठंडी जगह भेजो, तो अबू भेजा था। पर 1864 में कहा कि अजमेर और अबू में 6-6 महीने, ये चक्कर नहीं भाई तुम उधर ही आबू जाके बैठ जाते हो, इधर भी अजमेर से संभालो। और 57 की ये तो बताई दिया मैंने, ये बात तो ही गई, तो ये सारी बातें तो बताई हुई है, आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैंने बताई दिया है, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 3 भाई हुआ करते थे। तीनों का बड़ा शानदार कार्यकाल रहा। और ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था ये पहले अपने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। पीए शॉर्ट फॉर्म लिखो तो आप पीए लिख लेना बोले। और मैं बता रहा हूं आपको कि मेवाड़ का जो पहला पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल जॉन स्टोड था। अब फिर सुनो मेरी बात, 57 वाली क्रांति में बेसिकली फौजियों ने ज्यादा भाग लिया था, सिपोही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह जैसा कि अंग्रेज उसको कहते हैं। ज्यादातर ने आपने तीसरी क्लास से बातें सुनी है, मेरे बताने लायक ज्यादा बातें हैं नहीं। फिर भी यदि मैं बातें बताना चाहूंगा आपको तो मैं कहूंगा कि 57 वाली जो क्रांति थी उस समय अंग्रेज एक नई बंदूक लेके आए थे, एनफील्ड। पहले अंग्रेज एक बंदूक यूज में लिया करते थे, ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस की जगह पे एक नई राइफल लेके आए थे, एनफील्ड।
पहले ब्राउन बेस यूज में लिया करते थे और अब एनफील्ड लेके आ गए। ये जो एनफील्ड राइफल हुआ करती थी, इसमें कहते हैं कि इसमें जब कारतूस डाला जाता था, कार्ट्रिजेज जब डाले जाते थे, तो उनको पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्लिप लगी होती, उसको हटानी पड़ती थी, कैप लगी होती उसके ऊपर। पर कहते वो कैप बहुत चिकनी सी हुआ करती थी, थोड़ा सा आप जोर लगाते तो हट जाया करती थी, मुंह से थोड़ा सा खींचते हट जाती। अच्छा, वो चिकनाई किसकी है, वो ग्रीस किसकी है? तो अपने यहां पे ऐसी खबर थी कि वो जो ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है, हराम है। ध्यान रखना, दोनों तरफ पवित्र पवित्र मत मान लेना। हिंदू गाय की चर्बी नहीं खाए, मुस्लिम सूअर से नफरत करे। और ऐसी बात है कि अंग्रेज ईसाई थे, वो ऐसा मानते थे कि यदि इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, हिंदुओं को गाय खिला के मुसलमानों को सूअर खिला के, तो इनके बाकी धर्म वाले होंगे वो इनको बाहर निकाल देंगे। और अपने ऐसा हुआ करता था कि अपने थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ, धर्म भ्रष्ट हुआ, भाई साहब बाय बाय टाटा, तलाक तलाक तलाक, तेरे से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर बंदा कहां जाएगा? तो तीसरी दुकान अपनी बचेगी, बाद में ईसाइयों वाली दुकान बचेगी। अपने बाहर ही एकदम खड़े रहेंगे तैयार, चर्च में ले जाके छिंटे मार के इसको ईसाई बना दिया जाएगा। और हमेशा मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि गोरे जब आए थे या यूरोपियंस जब आए थे तो उनका लक्ष्य 3G था। अच्छा, 3G क्या है? तो गोल्ड, ग्लोरी, गॉड। यूरोपियंस क्यों आए बाकी देशों के अंदर? यूरोप छोड़ के क्यों आए? तो व्यापार करना था, पैसे कमाना था, अपना सपना मनी मनी, गोल्ड लेना था। जहां जाएंगे वहां पे कब्जे करेंगे तो प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, ग्लोरी बढ़ेगी अपने। जिन जिन देशों पर अपने झंडे होंगे कि साहब ये पूरा एशिया हमारा है, ये पूरा अफ्रीका हमारा है, वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। एक फीलिंग आती है ना, अलग सी ग्लोरी मिलेगी। और जहां जाएंगे वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्रिश्चियनिटी, गॉड। प्रचार प्रसार तो उनको करना था, तो ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाने हैं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाने हैं, तो एक ये भी तरीका निकाल लिया गया। तो चर्बी वाले कारतूस, ग्रीस कार्ट्रिजेज। और कहते हैं सैनिकों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। जब सैनिकों को पता चला कि तुम्हारी ये हिम्मत, हम तुम्हारे लिए लड़े और तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट करो, बाकी कुछ भी कर सकते हो पर भाई साहब नहीं। एक यही तो है धार्मिक, तो है ले दे के, यही खत्म हो गया, फिर हमारे पास बचेगा क्या? गुरु तेग बहादुर वाली बात के सर दे सकते हैं पर सार नहीं दे सकते। उनका नहीं, ये तो नहीं होगा। और हम तीसरी क्लास से पढ़ते आते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सैनिक दोस्त था, वो सबसे पहले बैरकपुर वाली छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर देता है। फाइनली 10 मई को मेरठ की छावनी में खूब सारे सैनिक विरोध कर देते हैं और वहां से क्रांति की शुरुआत हो जाती। इसका मतलब सैनिकों की इस क्रांति में मुख्य भूमिका थी। बाकी तत्व भी थे, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, और कौन कौन से तत्व भाग लेते, कौन कौन से एलिमेंट थे इसमें। ये कोई सिपोही म्यूटिनी नहीं थी। हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। पर सैनिकों की भूमिका तो है। जहां सैनिक रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? छावनी, कैंटोनमेंट। तो आपने याद रखने वाली बात है, हम ये कहते हैं कि उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनी हुआ करती थी। सैनिक छावनी, मिलिट्री कैंटोनमेंट थी, वो 6 थी। नाम याद करने हैं। मेंस में सीधा सीधा कोई पूछ लेगा अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां बताइए। इंटरव्यू में पूछ लेगा, मेरे से पूछा हुआ है बाकायदा इंटरव्यू में कि राजस्थान में अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियां थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं अभी याद करवाऊंगा, मेंस के टाइम में आप वापस याद करोगे इन चीजों को। हम पेपर में पूछेंगे, पर फिर भी जब इंटरव्यू तक जाओगे तो आपको 6 सैनिक छावनियों के नाम भी याद नहीं होंगे। मैं मॉक इंटरव्यू में खूब स्टूडेंट से पूछता रहता हूं कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां बता दो। कहते सर 2-3 तो याद है, 2-3 अब दिमाग में नहीं आ रही है। आप मेरे इस मिथ को तोड़ना, आप कहना है कि नहीं सर इंटरव्यू नहीं, मरते दम तक याद रहेगी। आप तो कभी नींद में भी आके यूं पूछ लोगे ना सैनिक छावनी, मैं फटाफट बता दूंगा आपको। तो 6 सैनिक छावनी थी उनकी। कौन कौन सी बात करते हैं? एक छावनी है नसीराबाद, अजमेर जिला है,
अजमेर के अंदर नसीराबाद नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी। सुनना, बात सुनना। कहते डेविड ऑक्टरलोनी, वही जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना है जो दिल्ली के अंदर बैठता है, उस डेविड ऑक्टरलोनी को मुगल बादशाह ने, दिल्ली रहता था, दिल्ली के मुगल बादशाह ने उसको एक उपाधि दी थी, नसीर। नसीर का मतलब होता है रक्षक, प्रोटेक्टर, डिफेंडर। उस डेविड ऑक्टरलोनी ने अजमेर के पास में सैनिकों के लिए यहां पर एक छावनी बनाई थी। नसीर ने छावनी को आबाद किया, इसलिए नसीराबाद है। डेविड ऑक्टरलोनी की बनाई गई वो छावनी है अजमेर के पास में। अजमेर में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर के पास में तो सैनिक रखना जरूरी है, तो नसीराबाद के अंदर वो छावनी बनाते हैं। अपने याद रखना डेविड ऑक्टरलोनी वाली बात। डेविड ऑक्टरलोनी बड़ा भला आदमी था, 10-12 ब्याह किए थे अपने यहाँ पर उसने, उनमें से 5-7 तो अपने इंडियन महिलाएं थी उसकी, खुद भी एकदम इंडियन बन गया था, हुक्का पिया करता था, मस्त रहता। दिल्ली में रहता तो दिल्ली के आसपास वालों में हुक्के वाला नहीं, फैशन नहीं, उसने कहा ये और सीखो। और उस टाइम जो एलिट क्लास के लिए माना जाता था, एलिट क्लास का नशा है, बैठ के आराम से, आज भी कि हरियाणा साइड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड के अंदर कि बड़ा चौधरी है तो उसके घर के बाहर हुक्का वगैरह होना चाहिए, 5-7 लोग बैठे रहे, पीते रहे, तो यूं माना जाता है कि यार ये आदमी बड़ा है, बड़ा जमींदार टाइप का आदमी है। तो डेविड ऑक्टरलोनी वैसे था। कई शादियां उसने की थी यहाँ डेविड ऑक्टरलोनी ने। अभी कहते हैं कि उसने एक शादी एक नर्त की थी, एक डांसर लड़की थी दिल्ली की, उससे कर ली थी। वो डांस देखने गया, उसको डांस पसंद आया, डांस के साथ साथ डांसर और पसंद आ गई। उसने कहा कि अब से बसंती बाकी के सामने नहीं नाचेगी, केवल अपने साथ में नाचेगी, और वो लेके आ गया, उससे शादी कर ली उसने। उस लड़की ने दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई। उसने कहा भाई मैं एक मस्जिद बनवाना चाहती हूँ यहाँ पे। उसने कहा बनाओ, कोई बात नहीं। मुबारक बेगम नाम था उस लड़के का, तो मुबारक बेगम की मस्जिद है। और चूंकि वो नर्तकी हुआ करती थी, कोठे पे डांस वगैरह का काम किया करती थी, इसलिए कई लोगों ने उसको वेश्या की मस्जिद भी कहना शुरू कर दिया कि भाई एक वेश्या थी, वेश्या बना के गई थी मस्जिद। हालांकि बेचारी ने, उसने डेविड ऑक्टरलोनी से शादी कर ली थी, मुबारक बेगम नाम था उसका। जुलाई 2020 में दिल्ली की भयंकर बारिश के अंदर उस मस्जिद का गुंबद टूट गया। तब खूब चर्चाओं में रह गया, और बहुत पुरानी मस्जिद, उसका गुंबद टूट गया, तो ये मस्जिद बनवाई किसने थी? तो मुबारक बेगम ने बनवाई थी। मुबारक बेगम कौन थी? तो लोगों, अरे ये तो डेविड ऑक्टरलोनी की वाइफ थी, वो बनवा के गई थी। तो डेविड ऑक्टरलोनी की नसीर उपाधि हुआ करती थी, दिल्ली रहता था वो, और नसीर ने आबाद की, इसलिए छावनी का नाम क्या पड़ गया? नसीराबाद। एक छावनी है नीमच, मध्य प्रदेश में आती है। आप मेरे को पूछोगे कि सर आपने कहा कि राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी, आप ही कह रहे हो कि नीमच मध्य प्रदेश में आती है, फिर सर 5 भी नहीं, उस समय नीमच हमारा पार्ट था। नीमच अपने मेवाड़ के बहुत नजदीक पड़ता है। मैंने बताया कि मालवा ही अपना पार्ट हुआ करता था, खूब टाइम तक मेवाड़ वालों के कंट्रोल के अंदर रहा है मालवा। मैंने और बातें बताई थी आपको कि मालवा और मेवाड़ की कल्चर में भी ज्यादा अंतर नहीं। इवन मारवाड़ के अंदर आज भी जब अकाल पड़ जाता है तो लोग अपने पशुओं को लेकर आज भी मालवा जाते हैं। पगडंडी है लोगों के, पैदल जाने का रास्ता है मालवा अपने आप में। तो मालवा के अंदर नीमच पड़ता था, नजदीकी पड़ता है। तो मेवाड़ की रक्षा के लिए उधर छावनी, मेवाड़ की रक्षा के लिए भी सेना तो होगी, तो सेना कहां रहेगी? तो नीमच में रहेगी। तो नीमच तो याद रहे, आपको कोई पूछे तो आप कहना कि सर उस समय, आज जो राजस्थान की बाउंड्री देखते हो ये बाउंड्री नहीं थी, राजपूताना की बाउंड्री थोड़ी वाइडर हो जाया करती थी। इधर अबोर फजिल्का भी हमारे अंडर ही आया करते थे, इधर ये कोई दांता पालनपुर गुजरात वाले भी हमारे अंडर में आया करते थे, इधर ये मालवा हमारे अंडर में आता था, ऊपर हिसार तक वाला हिस्सा हमारे अंडर में आया करता था, ये पाकिस्तान वाला अमरकोट तक हमारे हिस्से के अंदर आया करता था। तो राजपूताना का मैप बड़ा हुआ करता था, तो अपने लिए एक छावनी थी। फिर एक छावनी है देवली, टोंक में देवली नाम की छावनी बनाई गई थी। वैसे तो बेसिकली कोटा की रक्षा के लिए एक सेना बनाई गई थी, कोटा कंटिंजेंट। उस कोटा कंटिंजेंट के लिए छावनी कहां पर होगी? तो उसकी जो कैंटोनमेंट थी वो देवली हुआ करती। नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, और जो देवली है वो आपके टोंक। एक छावनी है एरिनपुरा, सिरोही और पाली के एकदम बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है एरिनपुरा नाम करके। सिरोही के राजा से खरीदी थी ये जमीन अंग्रेजों ने, एरिनपुरा वाली जमीन, और यहां पर उन्होंने छावनी बनाई थी जोधपुर के लिए। जोधपुर के लिए एक सेना बनाई थी उन्होंने, जोधपुर लीजियन। उस जोधपुर लीजियन की जो छावनी हुआ करती थी वो एरिनपुरा छावनी थी। इसकी भी बड़ी जोरदार कहानी। कहते हैं यहां पर अंग्रेजों का एक अफसर था, इसका नाम था मेजर डाउनिंग।
मेजर डाउनिंग अफसर हुआ करते थे, उन्होंने ये छावनी बनाई थी यहां पे। मेजर डाउनिंग के खुद का गांव था एरन, तो उन्होंने कहा इस जगह का नाम मेरे जो मातृभूमि है, मेरी जो मदरलैंड है, उसके नाम पर एरन रखा जाना चाहिए। वो एरन शहर के थे, वहां उनका जन्म हुआ था। पुर तो अपने वालों ने लगा लिया आगे, तो एरनपुर एरनपुर करने लग गए। एरनपुर से धीरे 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 होता वो एरनपुरा आ गया। तो ये मेजर डाउनिंग के नाम पर है एरनपुरा। नसीराबाद, अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली, टोंक, एरनपुरा पाली सिरोही के बॉर्डर के ऊपर पड़ जाती है एकदम। मेजर डाउनिंग के एरन नाम के टापू था, वहां पर उनका जन्म हुआ था, उसके नाम पर इसका नाम एरनपुरा। अगली छावनी ब्यावर, फिर अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है, तो अजमेर की रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है। तो अजमेर में 2 छावनियां हैं, नसीराबाद भी है और ब्यावर भी। ब्यावर की कहानी तो और बड़ी जोरदार है। ब्यावर की स्थापना करने वाले जो अंग्रेज अफसर थे, उनका नाम था डिक्सन। बहुत भला गोरा था बेचारा, बहुत अच्छा आदमी था डिक्सन। यहीं पे शादी कर ली थी, इंडियन वाइफ थी। मुझे अच्छा तो इसलिए लगता है कि वो कभी आबू नहीं गया। जिम्मेदारी अजमेर की है तो यहां राजे क्या तफरी करने के लिए, मस्ती करने के लिए आबू चले जाते। गर्मी पड़ती है तो रहेंगे, जब बाकी लोग रहते तो यहां रहेंगे। ब्यावर की तो स्थापना एक डिक्सन महोदय ने की थी। परकोटा बनाया था ब्यावर के बाहर। संभवतः भारत का अंतिम शहर है जिसके परकोटा है। ब्यावर के बाद कोई शहर नहीं बना भारत में जिसके चारों तरफ रैम्पार्ट बनाया गया हो, 4 दीवारी बनाई गई हो, परकोटा बनाया गया हो। डिक्सन अंग्रेजों के बच्चे वगैरह यहां पे रहते थे, लुगाई टाबर उनके यहां रहते थे। पूरा परकोटे वाला एक शहर उन्होंने बनाया था, छावनी बनाई। कहते हैं कि इधर आसपास में लुटेरे वगैरह खूब ज्यादा रहा करते थे, आने जाने वाली जनता को लूट लिया करते थे। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो जनता भाग के अंग्रेजों के पास, साहब ये इस रास्ते से जब भी जाते लूट लेते हैं। ये व्यापारिक केंद्र पे आया करता था ब्यावर वाली जो जगह थी। अजमेर से जोधपुर जाते, जोधपुर से जयपुर आते, आज भी ब्यावर बीच में ही आता है। तो जब यहाँ लुटेरे वगैरह ज्यादा है, लूट लेते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है तो आप सुरक्षा दो। अंग्रेजों का बाकायदा पूरी सुरक्षा देंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे छावनी बनाती। तो शुरू में उन्होंने केवल एक छावनी बनाई थी, धीरे धीरे नगर का विकास हुआ था। छावनी बनाई, फिर वो जो अंग्रेज अफसर रहते थे उनके परिवार बसने लगे, फिर उनके लिए यहाँ पे कोई दुकानें खुल गई, धीरे धीरे एक शहर का निर्माण हो गया। पर पहले जब छावनी बना ली गई तो यहां पर एक बोर्ड लगाया गया, बी अवेयर। सावधान रहें, बी अवेयर नाम का एक बोर्ड लगाया गया। अभी नहीं होता, कई जगह आता है कि आगे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है, वाहन की गति धीमी करें। आप सैनिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कृपया सावधानी बरतें। उन्होंने लगाया, आगे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है, सावधान रहें, बी अवेयर। अपने वाले जब उधर जाके आते, बी अवेयर का बोर्ड था, तो आता जाता आदमी उधर से किधर जाके आया था? बी अवेयर जाके आया था, बी अवेयर जाके आया था। बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर करते करते ब्यावर है कि कहां चले गए थे? तो ब्यावर जाके आए थे। तो बी अवेयर से धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया था आपके? ब्यावर नाम पड़ गया था। आज भी कभी ब्यावर की स्पेलिंग चेक करना, बी अवेयर है। लास्ट वाला ही जरूर आजकल अपने हटा दिया है, बाकी अभी भी उसको बी अवेयर ही लिखा जाता है। ब्यावर की तो बात ही बड़ी जोरदार है। डिक्सन महोदय का नाम याद रखना। 57 वाली क्रांति के थोड़े दिन बाद निधन हो गया था, यही ब्यावर में निधन हुआ था। उनकी वाइफ तो 1870 के आसपास में उनका निधन हुआ था। यहाँ पे डिक्सन की यहाँ ब्यावर के पास में समाधि बनी हुई है। आसपास के लोग डिक्सन को बोमियो साम्राज मानते हैं। पित्तर है, या तो पिपलिया के पास कोटा के अंदर लुक्कन का पेड़ है, झुंझार बाबूजी है लुक्कन, या इधर डिक्सन। अरे भला आदमी था यार, अच्छी आत्मा थी। अच्छी आत्मा हो तो पितर बने। तो डिक्सन को लोग मानते हैं, आसपास के लोग। उस समाधि पे जाके मन्नतें मांगी जाती है। और एक छावनी है खेरवाड़ा, उदयपुर के अंदर। आज भी पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है खेरवाड़ा के अंदर। और उस टाइम भी कहते हैं कि मेवाड़ में एक सेना और बनाई गई थी, एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। वो जो मेवाड़ भील कोर थी, उस मेवाड़ भील कोर का जो ऑफिस हुआ करता था वो खेरवाड़ा था। अभी भी है सेना। अब अपने पुलिस के अंदर आती है, एमबीसी पुलिस में आती है मेवाड़ भील कोर। इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैसे कोटा कंटिंजेंट का आपके देवली हुआ करता था, तो वैसे ये जो जोधपुर लीजियन का एरनपुरा हुआ करता था, वैसे ये जो आपकी मेवाड़ भील कोर हुआ करती थी, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा हुआ करता था। याद रहे, राजस्थान में 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली,
एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। बात शुरू यह हुई थी कि सैनिकों ने क्रांति की थी, तो हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में सैनिक कहां कहां थे। एक बात फिर सुनना काम की ज्यादा बात यह है कि ब्यावर और खेरवाड़ा के सैनिकों ने क्रांति नहीं की। कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की वे सैनिक छावनियां कौन सी थी जहां पर सैनिकों ने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया, तो वे सैनिक छावनियां कौन कौन सी है? एक है ब्यावर, दूसरी है खेरवाड़ा। याद रह जाएगी। इसका मतलब 4 में हुई है। कहां कहां पे? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा। इन 4 में हुई कहां पर नहीं? एक तो नहीं हुई आपके ब्यावर में, दूसरी नहीं हुई आपके खेरवाड़ा। दोनों याद रख लेना भाई, ये बात सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा समझने वाली बात थी नहीं, तो मैंने बता दिया आपको। अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं अपना। नसीराबाद सबसे पहले मैंने बताया कि भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को मेरठ से। सबसे पहले मेरठ के अंदर 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। अपने पास ये न्यूज आई 19 मई को। एजीजी के पास में 19 मई को न्यूज पहुंची, ऐसे ऐसे क्रांति हो गई। और एजीजी के पास न्यूज आते ही एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, उसने राजस्थान के सभी राजाओं के पास मैसेज किया कि ऐसे ऐसे फसाद चालू हो चुका है, रिवोल्ट हो गया है, आप अपनी अपनी रियासत में ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हमारे साथ संधि है, हमारा दुश्मन आपका भी दुश्मन है, इसलिए यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपने राजाओं ने वापस लिखा कि साहब बाकायदा दोस्ती लंदन है, लंदन वालों के साथ अपनी दोस्ती, चिंता मत कीजिए, सर भी उठाने की हिम्मत की सर काट दिया जाएगा। 19 मई को एजीजी को यह न्यूज मिल गई कि यार ये वाला सा लफड़ा है थोड़ा। अजमेर अंग्रेजों का मुख्य ठिकाना, अजमेर की रक्षा के लिए भी एक बटालियन अजमेर में रहती थी हमेशा। अजमेर में अंग्रेजों की एक जो बटालियन थी वो बंगाल से आई हुई थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर के अंदर थी। और इसकी भी 15th रेजिमेंट, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की जो 15वीं पैदल सेना की टुकड़ी थी उसको अजमेर में अपॉइंट किया हुआ था। भारत में क्रांति की धार भी यदि कब सबसे ज्यादा कहीं पर थी तो यूपी, बिहार, बंगाल में थी। 1857 की क्रांति साउथ इंडिया में नहीं हुई है बड़े तौर पे, पंजाब साइड में भी नहीं हुई। 1857 क्रांति का मुख्य क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल है। और ये जो टुकड़ी है ये बंगाल से आई हुई अजमेर के अंदर है। अंग्रेजों के दिमाग में आया कि यार ये बंगाली फौजी अजमेर के अंदर आए हुए हैं, अजमेर अपना मुख्य अड्डा है, और कल को इन बंगाली फौजियों ने अपने खिलाफ बगावत कर दी तो अजमेर को 2 मिनट के अंदर साफ कर देंगे, यहां बैठे तो कभी कब्जा कर लेंगे। इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे ज्यादातर, अंग्रेजों के तो बहुत थोड़े से सिपाही हुआ करते थे। इवन पूरे भारत में भी उस समय जब डाटा लिया जाए तो यह आता है कि 6 इंडियन फौजियों पे 1 यूरोपियन हुआ करता था। तो अपने तो यहां पे और भी थोड़े थे, तो क्या लफड़ा हो जाए, तो क्या किया जाए, तो इसका ट्रांसफर करो। ये जो 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसका ट्रांसफर कर दो। तो कहां भेजें इसको? कपास में नसीराबाद पड़ता है, नसीराबाद भेज दो। इस 15th नेटिव इन्फेंट्री कहा गया कि तुम नसीराबाद जाओ। इन्होंने कहा क्यों? 4 दिन पहले तो बुलाया था। फौजियों गुस्सा है, फौजियों को ये क्या तरीका है, अब बोरिया बिस्तर लेके उधर चले जाओ। ना 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 ना, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, देखो हम यहीं रहेंगे। अरे कर नहीं, ऑर्डर है, फौज में ऑर्डर इज ऑर्डर, उधर ही जाना पड़ेगा आपको। तो कब यहां अजमेर की रक्षा कौन करेगा? अजमेर के लिए तो एक बटालियन की आवश्यकता होती है। तो ब्यावर में एक लोकल बटालियन थी, अपने राजस्थान की एक बटालियन थी मेरवाड़ा। तो क्या राजस्थान वाले फौजियों को ज्यादा क्रांति व्रांति का पता नहीं, इनको बुला लो। तो अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से एक बटालियन बुला ली गई, मेरवाड़ा बटालियन। दिमाग में रहेगी बात। अजमेर में 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को वहां से हटा के नसीराबाद भेजा जा रहा है, ब्यावर की मेरवाड़ा बटालियन को ब्यावर से अजमेर लाया जा रहा है।
15th नेटिव इन्फेंट्री वाले फौजी बेचारे थोड़े दिन पहले बिंटे बांध बांध के आए थे इधर अजमेर, और अब यहां से कह दिया चले जाओ ब्यावर। गए भाई फौजी वहां पे। नसीराबाद जब वो गए तो नसीराबाद में ऑलरेडी 2 बटालियन और थी। एक तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की वही पोस्टिंग थी, और एक थी बंबई लांसर्स। इन 2 के सोल्जर्स और वहां पर बैठे हुए थे। बॉम्बे लांसर्स का दोया, बंबई लांसर्स का दुआ। ये वाली जो टुकड़ी थी ये अंग्रेजों की थोड़ी वफादार थी। इसको ये माना जाता था कि अंग्रेजों के प्रति लॉयल है। तो जब 15th नेटिव इन्फेंट्री वहां पहुंची तो ये 2 ऑलरेडी है वहां पे, 30th नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। इनको कहा गया कि इन 15 वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों? यार ये बंगाल वाले, वो चर्बी वाले कारतूसों की बात इनके थोड़े दिमाग के अंदर है, लफड़ा कर सकते हैं। बॉम्बे वालों का ठीक, बताओ साहब क्या करना है? का तोपे वोपे भर के तैयार रखो। बॉम्बे लांसर्स वाले जो थे वो तोपे वोपे भर के एकदम तैयार थे। 15 वालों को कहा गया कि हथियार जमा करवा दो अपने। तो फौजियों के दिमाग में हो रहा है कि पहले अजमेर से भेजा नसीराबाद और अब अपने से हथियार और जमा करवा रहे। क्यों भाई? पर इस 15th नेटिव इन्फेंट्री का एक फौजी हुआ करता था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने जो अंग्रेजों का यहां पे अफसर था नसीराबाद में, प्रिचार्ड को पूछा, साहब ये क्या तरीका है? आपके लिए लड़ते मरते हैं, बंगाल से अजमेर आए थे, अजमेर से कहा कि तुम नसीराबाद जाओ और हमको कहा जा रहा है हथियार रख दो। डाउट है क्या हम पे? विश्वास नहीं करते क्या? पर प्रिचार्ड ने को ढंग से आंसर नहीं दिया। प्रिचार्ड बात को टाल गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पर अब इन 15th नेटिव इन्फेंट्री वालों को लग गया कि अजमेर से नसीराबाद भेजा, हथियार डाउन करवा रहे हैं। बॉम्बे लांसर्स वालों को कहा गया कि तोपें भर के रख लो। और उन दिनों में नसीराबाद के अंदर खूब सारे साधु और फकीर और घूम रहे थे, हिंदू साधु और मुस्लिम फकीर घूम रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों से हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हे भारतीयों, अंतिम मौका है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दो ताकि धर्म बचा रहेगा, वरना धर्म ही चला गया तो जिंदा रह के भी क्या करोगे। इन बातों को लेकर पूरा वातावरण तैयार था, और 28 मई को इन 15th नेटिव इन्फेंट्री वालों ने नसीराबाद के अंदर क्रांति कर दी। 3 बातें याद रखनी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद। कब हुई? 28 मई। किसने की? 15th नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की 28 मई को नसीराबाद से। वहां 2 टुकड़ियां, एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक बॉम्बे लांसर से। 15वीं वाले पड़े थे, इन्होंने वहां तोपों वोपों पे इन सब पे तो कर लिया कब्जा, और फिर 30वीं वालों को कहा कि मुर्दों, अंदर जमीर बचा है कि नहीं बचा है, खून पानी हो गया या बह रहा है, अभी तक मौका मिला है देश के लिए लड़ने भिड़ने मरने का, साथ दो हमारा। थोड़ा जोश दिलाया तो 30वीं वालों ने कहा कि बम बम भोला है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और 30 तारीख को ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ जाती है। तो नसीराबाद छावनी में 15th नेटिव इन्फेंट्री और 30th नेटिव इन्फेंट्री क्रांति करती है। 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, 30 मई को वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। जो भी अंग्रेज अफसर सामने आए उनको मारे गए। यहां पे 2 सल्टा दिए थे, एक कर्नल न्यूबरी था, कर्नल न्यूबरी को मार दिया था, एक कैप्टन स्पॉटिसवुड था, कैप्टन स्पॉटिसवुड को मार दिया था। कर्नल न्यूबरी के लिए कहा जाता है, इसके टोटे टोटे किए गए थे, चापर चौपर कर दिया गया था पूरी तरीके से। 2 घायल हुए थे, कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक